चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा सारण में। चलिए मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम करने वाले हैं इसके झा सर का जो मैथ रेलवे स्पेशल बुक आया है, हम उससे प्रैक्टिस सेट 5 करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? प्रैक्टिस सेट 5। अभी तक आपने 4 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में बना हुआ है, जाके आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां आपको पीडीएफ मिल जाता है, आप उसको लेके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को हम शुरू करें। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 729 सेंटीमीटर क्यूब है, उन्हें आपस में जोड़ा जाता है तो दोनों को घनों को जोड़ने पर बना घनाभ का कुल क्षेत्रफल क्या होगा। हमसे कुल क्षेत्रफल पूछ रहा है। जब दो घन को जोड़ा जाता है तब क्या होता है? मान लीजिए ये एक घन है, एक ये घन है, ये घन है। अब इन दोनों को आपस में जोड़ा जाता है तब क्या होता है? इन दोनों घनों को आपस में जोड़ा जाता है तब क्या होता है? ये दो घन है, ठीक है। अब कह रहा है कि आयतन जो है वो 729 सेंटीमीटर क्यूब एक घन का। तो एक क्यूब का मान अगर हमें 729 दिया हुआ है तो यहाँ से ए का मान कितना आ जाएगा? 9। जब ए का मान हमारे पास 9 आ गया तो ये 9, यहाँ से ये 9, यहाँ से ये 9 और ये 9, इन सभी का मान 9 9 हो गया। अगर यहाँ से ए देखें तो ए का मान हमारे पास क्या आ गया? 9 आ गया। एल की बात की जाए तो एल का मान आ जाएगा 9 + 9 यानी कि 18। और बेस की बात की जाए तो तो ये भी 9 आ जाएगा। और एच की बात की जाए तो ये भी 9 आ जाएगा, ठीक है। अब घनाभ के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये होता है 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई और ऊंचाई गुने लंबाई। बस 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई क्या हो जाएगा? लंबाई 18, चौड़ाई 9 प्लस चौड़ाई 9, ऊंचाई 9, ऊंचाई 9, लंबाई 18। गुना कर दीजिए। 18 9 162, 9 81, 18 9 162। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2 1 3 2 5, 5 8 6 14, 14 26 के 0, हाथ में 2, 2 1 3 1 4, यानी कि 405 गुना 2 यानी कि 810, यानी कि 810 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि किसी बल्लेबाज की 11 पारी में उसके 100 रन के स्कोर के कारण औसत रन 5 बढ़ जाता है। तो 11वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या था? यानी ये 11वीं पारी में कितना रन बनाता है? तो 100 रन बनाता है। इसका मतलब है कि 10वां पारी जब 10 पारी तक खेला होगा तो हमको नहीं पता है तो 100 रन बनाया होगा, यही बनाया होगा। अब 11वां में 100 रन बनाता है तो 5 बढ़ जाता है। कितना रन बढ़ता है? 5 रन बढ़ जाता है। तो ये 10 5 कितना हो जाएगा? यानी कि 50 रन, यानी कि 100 - 50, यानी कि उसका एवरेज कितना था? तो एवरेज उसका 50 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि यदि 2800 रुपये पर, यानी कि प्रिंसिपल हमारे पास कितना दिया? 2800 रुपया दिया हुआ है, रेट हमारे पास 10% दिया हुआ है, और टाइम की बात की जाए तो टाइम हमारे पास दिया 1 वर्ष 6 महीना, यानी कि 1/1/2, यानी 1 2 2 1 3/2, ठीक है। रेट 3/2 दिया है, या डेढ़ साल कह सकते हैं। तो ब्याज निकालने के लिए कहा गया है, इसको 1.5 साल रखिए, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालें। तो क्या होता है? रेट कितना है? 10%। जब रेट हमारा 10% है तो यहाँ से अगर प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकाल दें तो पहला क्या हो जाएगा? पहला 10 से 11 हो जाएगा पहले साल के लिए। दूसरे साल के लिए ये रेट क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, 5%। पहले दूसरे साल के लिए 6 महीना के लिए रेट आधा हो जाएगा, 5%। 5% का मतलब होगा
100 यानी कि 1/20। तो ये क्या हो जाएगा अमाउंट 20 से 21। लेकिन ये दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 300 और ये हो जाएगा 11 और 21 के गुना करेंगे 210 और 231, सॉरी ये 200 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 200। लेकिन ये 200 का वैल्यू कितना दिया है 2800 दिया है, 2800 दिया है यानी कि इसका 14 गुना है। तो जब हम इसका 14 गुना करेंगे तो 231 का अगर 14 गुना करते हैं तो 4 एकम 4, 4 3 12 के 2, हाथ में 1, 4 दूना 8 1 9, 1 एकम 1 3 और ये 2, 4 2 1 3, 9 3 12 के 2, हाथ में 1 2 1 3 यानी कि ये कितना हो जाएगा 3234 रुपये। अब देखिए प्रिंसिपल हमारा 2800 है, अमाउंट हमारा 3234 है। तो हमसे पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 3234 माइनस 2800 कर देंगे यानी कि 434 हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो 434 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि समीकरण x² माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा है तो वह समीकरण कौन सा है जिसमें मूल अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर होंगे। हमसे पूछ रहा है x² माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0। अगर यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लें तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बटा ए। अगर अल्फा इंटू बीटा हमसे पूछा जाए तो हम जानते हैं कि सी बटा ए माइनस बी बटा ए, मतलब कि यहाँ से -2 माइनस का 2 माइनस बटा ए क्या है 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास क्या आ गया 2। अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए यानी कि माइनस का 1 बटा ए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आ गया -1 आ गया। ठीक है, अब हमसे स्क्वायर में मान पूछा है कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर क्या होगा। तो यहाँ से अगर हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। हम इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, यह लिख सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 2, तो यहाँ से 2 का स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 गुने ये माइनस का 1, ये 2 गुना 1 माइनस का तो माइनस हो जाएगा, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या आ गया 6 आ गया। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान 6 आ गया तो इक्वेशन क्या होता है x² माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा x² माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या है 6, ये हो जाएगा माइनस का 6x प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम अल्फा बीटा का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 बराबर 0। इक्वेशन कौन सा सही हो जाएगा, तो 6x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 होगा, तो वही सही होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति क्रमशः 6 वर्ष 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की क्रमशः 10%, 12% और 15% की दर पर धन लगाता है। 3 वर्ष बाद प्रत्येक स्कीम में बराबर ब्याज मिले तो इन मूलधनों का अनुपात क्या होगा। यानी किस पे लगा रहा है, सिंपल इंटरेस्ट पे ब्याज लगा रहा है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि मूलधनों का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले रेट हमारा कितना दिया है 10%, 12%, R1, R2, R3 और 15%। टाइम हमारा कितना दिया है, पहला में 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष। तो यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि P1, P2 और P3 का अनुपात क्या होगा। देखिए ये होता है
1/RT टाइम, और जो टाइम दिया 3 वर्ष सभी में समान है, तो इन दोनों का गुना करेंगे 10 अक 60, 12 दहा 120 और 15 और 12 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 15 दहा 150 और 180। ठीक है, अब इन सभी को काट देंगे तो कितना बार में कट जाएगा 60 एकम 60, 60 दूनी 120, 60 तिया 180, यानी 1:2:3 में अगर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 6। ये किस अनुपात में आ जाएगा 6:2 3:3 दूनी 6, यानी कि 6:3:2 में क्या आ जाएगा प्रिंसिपल आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ई हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि 32 के पावर 32/7 क्या होगा, इसका शेषफल क्या होगा हमसे पूछा गया। देखिए 4 के पावर 1/7 का रिमाइंडर क्या होता है, 4 के पावर 1/7 का रिमाइंडर क्या होता है 4। अगर 4 का स्क्वायर बट्टा 7 करें तो 4 चौक 16, 7 से कटेगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2। अगर 4 के पावर 3 है और बट्टे 7 है तो 4 चौक 16, चौक 64 और 7 से भाग 7 9 63, यानी कि शेषफल क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखिए 32 के पावर 32, अगर 32 के इस 32 को हम क्या लिख सकते हैं 28 प्लस 4 के पावर 32 के पावर 32, ये लिख सकते हैं। अब देखिए इसको अगर हम 7 से भाग देंगे तो ये तो कट जाएगा, 7 चौक 28, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 के पावर 32 के पावर 32/7। अब देखिए 32 के पावर 32 यानी 32 को इस वाले 4 के पावर 32 को 32 बार ही लिखना, यही ना होगा। तो यहाँ से 4 के पावर 32 को हम लिख सकते हैं 4 के पावर 1024/7। क्या लिख सकते हैं 32 का स्क्वायर 1024 होता है, तो 32 के 4 के पावर 1024/4। अब देखिए इस वाले को 4 के पावर 1023 प्लस 1/7 लिख सकते हैं 1023 प्लस 1 यानी 1024/7 लिख सकते हैं। अब देखिए 4 के पावर 3 को 7 से अगर भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 गुने 4 के पावर 1/7, और हम जानते हैं कि 4 के पावर 1/7 का रिमाइंडर क्या होता है 4 होता है, यानी कि रिमाइंडर हमारा क्या आ गया 4 आ गया। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक आदमी 1 रुपया में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपया में 4 बेचता है, तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। देखिए इस तरह के प्रश्न को हम किस पे करते हैं, रुपया बट्टा वस्तु, रुपया पहले उसके बाद वस्तु बाद में। तो 1 रुपया में 5 पेन खरीदता है, ठीक है, और 1 रुपया में 4 पेन बेचता है, ये इसका कॉस्ट प्राइस है, ये इसका सेलिंग प्राइस है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, यानी कि 4 रुपया में सामान खरीदता है और 5 रुपया में बेचता है, तो कितना फायदा हुआ 1 रुपया का फायदा होता है किस पे 4 रुपया पे, तो 100% पे से कितना फायदा होगा 4 से 100 को काट दीजिए 25, यानी कि 25% इसको क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कभी भी रुपया और वस्तु के केस हो तो रुपया बटा वस्तु कीजिए, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालिए। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि एक पंक्ति में 5 लड़के तथा 2 लड़कियों को कुल कितने विभिन्न प्रकार से बैठाया जा सकता है ताकि दोनों लड़कियां हमेशा एक साथ रहें। कितने बॉयज हैं, तो 5 बॉयज हैं और 2 गर्ल हैं, ठीक है। मान लीजिए ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, ये लड़की जो है ये एक ही साथ बैठेगी, यानी इन दोनों को एक ही साथ बैठाना, अलग अलग नहीं। ये टोटल कितना संख्या हो गया फैक्टोरियल 6 गुना फैक्टोरियल 2 ग्रुप हो गया बॉयज और गर्ल का, तो फैक्टोरियल 2 कर देंगे, हमारा आ जाएगा 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना 2 गुना 1, 6 5 30, 30 चौके 120, 120 दिया 360, 360 गुना 4 यानी कि 600, 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2, 4 3 12 2 14, यानी कि 1440।
तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक व्यापारी एक घड़ी 450 रुपया में खरीदता है तथा इसकी सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% का बट्टा देने के बाद उसे 20% लाभ हो, तो इस घड़ी का मूल्य कितना हो जाएगा? यानी कि कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, तीन चीज़ की बात की गई है। पहला कहता है कि 10% का बट्टा देता है, तो एमआर 10% का मतलब हो गया कि 10% का मतलब होता है 10/100 यानी कि 1/10। नीचे वाला क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, ऊपर वाला क्या होता है? सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे मार्क प्राइस कितना है? 10 है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 9। मार्क प्राइस 10 रुपया है, अगर इस पे 10% बट्टा दिया जाएगा तो सेलिंग प्राइस 9 रुपया होगा। दूसरा बात कह रहा है कि 20% लाभ हो, तो इस घड़ी का मूल्य क्या हो जाएगा? 20% का मतलब होता है कि 20/100 यानी कि 1/5, यानी कि 5 रुपया के वस्तु को 6 रुपया में बेचना, यही होता है। अब हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस 6 है और 9 और 6 है, तो इसको 2 से गुना करेंगे तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे, और इसमें हम 3 से गुना करेंगे तो इसमें भी हम 3 से गुना कर देंगे। तो ये कितना अनुपात हो जाएगा? 18 अनुपात। ये भी कितना हो जाएगा? 18 अनुपात। ये हो गया 20 और ये हो गया 15। लेकिन इस 15 अनुपात का वैल्यू हमारे पास कितना दिया है? 450 रुपया दिया है, यानी कि ये कितना गुना है? 30 गुना है। तो उसका मार्क प्राइस कितना होगा? तो 20 का 30 गुना कर देंगे, यानी कि 600 उसका मार्क प्राइस हो जाएगा। तो 600 हमारा सही आंसर हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि एक कंपनी को बॉल बियरिंग के 2 बॉक्स मिलते हैं। दूसरे बॉक्स में पहले से दुगना बॉल बियरिंग है। यदि पहले बॉक्स में 1% खराब है तो दूसरे में 4.5%, तो कुल 100 बॉल बियरिंग खराब है, तो पहले बॉक्स में कितने बॉल बियरिंग हैं? पहले बॉक्स में हमने माना कि पहले बॉक्स और दूसरा बॉक्स, ये पहला बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स है। हमने माना पहले में 100 बॉल था, 100 बॉल था, ठीक है, ये बॉल है, 100 बॉल था, इसमें से 1% खराब है, तो 100 का 1% कितना होता है? 1। अगर इसमें इसके दुगना बॉल है तो कितना बॉल होगा? 200। अगर इसमें से 4.5% खराब है तो 200 का 4.5% कितना होता है? 9 होता है। यानी कि अगर देखा जाए टोटल 10 है, 10 का वैल्यू 100 खराब है, तो 10 का वैल्यू 100, तो इसमें कितना बॉक्स है? 100। इसमें पहला बॉक्स में 100 है, तो इसको 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100। तो इसमें भी 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1000, यानी कि पहले बॉक्स में 1000 बॉल बेयरिंग थे। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज जिसके शीर्ष 1 2 -4 -3 और 4 1 हैं का क्षेत्र होगा, यानी इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसको हम क्या कहते हैं? ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया x3, ये हो गया y3, ठीक है। तो हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल इस त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2। यहाँ हो जाएगा x2 माइनस x3 और y2 माइनस y3। बस वैल्यू पुट करना है, आंसर आ जाएगा 1/2। x माइनस x2 क्या हो जाएगा? x1 माइनस x2, x1 क्या है? 1 है, x2 क्या है? माइनस का 4 है, यानी 1 माइनस का 4, ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5। y1 माइनस y2, y1 क्या है? y1 2 है और y2 -3 है, तो 2 माइनस का 3, ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2 3 5, ये भी क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। x2 माइनस x3, x2 कितना है? माइनस का 4, माइनस x3 कितना है? x3 है 4, ये 4,
तो माइनस का 4 क्या हो जाएगा, माइनस का 8, तो यहाँ पे माइनस का 8 हो गया। y2 माइनस y3, y2 हमारा कितना है, माइनस का 3 और माइनस का 1, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3 माइनस का 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 4। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, 1/2, 4 5 20, माइनस का 20 और माइनस का 40, तो माइनस का 40 से माइनस प्लस का ये हो जाएगा 40, यानी कि 40 में से 20 गया 20, यानी 1/2 गुना 20, 2 से 20 कट जाएगा 10 पर में, यानी कि क्षेत्रफल हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि एक व्यक्ति को 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, वो 16 किलोमीटर की दूरी पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और बची दूरी तांगे से तय करता है। यदि वह 16 किलोमीटर की दूरी तांगे से और शेष दूरी 24 किलोमीटर पर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल कर तय करता है, तो उसे 1 घंटे का अधिक समय लगता है। तो तांगे की चाल क्या है, देखिए उसको चलना कितना है, इसको 40 किलोमीटर चलना है, ठीक है। ये क्या कहता है कि 16 किलोमीटर की दूरी, 16 किलोमीटर की दूरी चलता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। उसके बाद 24 किलो, जब 40 चलना है, 16 किलोमीटर चल दिया तो कितना बचेगा, 24 की चाल, 24 किलोमीटर चलता है किस चाल से, तो दूरी तांगे से तय करता है, जिसका मान नहीं दिया है। तांगे से चलता है तो मान लीजिए उसे t समय लगता है। दूसरा कह रहा है यदि वह 16 किलोमीटर की दूरी तांगे से, अगर 16 किलोमीटर की दूरी तांगे से चलता और शेष दूरी यानी कि 24 किलोमीटर चलता है किस चाल से, 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, तो 16 किलोमीटर चलता है वो टांगे से। यहाँ टांगे को हमने x माना है, तो यहाँ भी टांगे को हम x से मानेंगे। x की चाल से चलता है तो उसे 1 घंटा समय अधिक लगता है, यानी कि समय के साथ 1 घंटा उसे अधिक लगता है। तो हमसे बोल रहा है कि तांगे की चाल यानी x का वैल्यू क्या होगा। अब इसको हम घटा देंगे, तो देखिए ये तो 4 चौके 16, 4 यहाँ पे हो गया, 4 छक 24, 6 हो गया। अगर हम इससे घटाते हैं, अगर समीकरण 2 इसको मान ले, समीकरण 1 मानते हैं, तो अगर समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करते हैं तो 6 में से 4 गया 2, 16x में से 24 तक जाएगा तो माइनस का क्या आ जाएगा 8x, और यहाँ से t में से t कट गया तो समय क्या आ जाएगा 1। तो अगर 1 को इधर लेंगे, इसको उधर भेजेंगे, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा 8x, यानी x बराबर क्या आ जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी तांगे का चाल कितना था 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि किसी बहुभुज के 44 विकर्ण है, इसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी। भुजाओं की संख्या कैसे निकालते हैं, n इंटू n-3/2 बराबर विकर्णों की संख्या होती है। तो विकर्ण का वैल्यू कितना दिया है 44, तो यहाँ से क्या हो जाएगा n² - 3n बराबर क्या हो जाएगा 44 दूना 88, ठीक है। जब 44 दूना 88 आ गया तो हम देखेंगे अगर इसको इधर कर दें तो n² - 3n - 88 का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। या हम क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे n² - 3n का मान 88 है तो एक एक वैल्यू पुट करेंगे। 9 यहाँ अगर रखेंगे तो 9 81, यानी 88 के बराबर नहीं होगा, तो ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा। ऑप्शन बी को उठाते हैं 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 माइनस 30, ये भी नहीं होगा। सी उठाते हैं 11 गना है 121 माइनस 11 दिया 33, ये संभावना 11 में से 3 गया 8 और 11 में से 3 गया 8, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। एन की संख्या कितना हो जाएगी 11 हो जाएगी। अब वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं ऑप्शन से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कि एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 13.5 सेकंड में और 205 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18.25 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या है। यानी पहला 13.5 सेकंड में पार करती है, हमने माना ट्रेन की लंबाई L है और 110 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई है। दूसरा 18.25 सेकंड में पार करती है,
हमने यहाँ भी माना ट्रेन की लंबाई L है और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है 205 मीटर। अब अगर ये समीकरण 1 हमारा है, ये समीकरण 2 है, तो यहाँ समीकरण 2 में से समीकरण 1 अगर हम घटाते हैं तो 25 में से 5 गया, सॉरी इसमें से घटाएंगे ये तो 7/5, 18 में से 3 गया, आपका आ जाएगा 4.75 बराबर, ये L कट जाएगा, 205 में से 110 जाएगा, कितना हो जाएगा, ये आपका 95 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 95, ठीक है। अब देखिए 4.75 बराबर 95 है, यहाँ से अगर ये सेकंड में है, ठीक है, और ये मीटर में है, इस यहाँ से 4.75 से 475 कर दें तो इसे हमको कितना करना पड़ेगा 95। अगर हम 1 सेकंड देखें तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, ये इसका दुगना हो जाएगा, यानी कि 20 मीटर। अब देखिए 1 सेकंड में 20 मीटर चलती है, तो 20 मीटर को अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदलें तो उसे किससे गुना करते हैं, तो 18/5 से, ये कट जाएगा 5 चौक 20, 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि एक लड़का भूमि से ऊपर 692 मीटर पर गर्म हवा से उड़ने वाले गुब्बारे को देख रहा है। लड़के की आंखों से गुब्बारे की ऊंचाई का कोण 60 डिग्री था। कुछ समय बाद गुब्बारा लड़के से क्षैतिज रूप से दूर चला जाता है और वो कोण 30 डिग्री तक कम हो जाता है, तो गुब्बारे से तय की गई अनुमानित दूरी क्या है। ठीक है, मान लीजिए ये दूरी, एक लड़का यहाँ गुब्बारा देख रहा है, ये गुब्बारा देख रहा है, ठीक है, यहाँ इसका 60 डिग्री है, ठीक है। अब मान लीजिए ये गुब्बारा उड़ के आगे बढ़ जाए, इधर बढ़ जाए, तो यहाँ से यहाँ तक का इसका दूरी जो होगा वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री से कम हो जाएगा, यानी कि 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो लंबाई दिया है, ये इसको दिया है 692 मीटर। क्या दिया है, अगर ये यहाँ भी इतना है तो यहाँ भी इसका डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ भी जाएगा तो भी इसका डिस्टेंस 692 मीटर होगा। अगर हम θ1 इसको मान लें और इसको θ2 मान लें तो डिस्टेंस हम डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं, h इंटू cot θ1 माइनस cot θ2। एक तो ये तरीका है, और जब भी एक ये तरीका है डिस्टेंस निकालने के लिए, h इंटू cot θ1 माइनस cot θ2 कर देंगे, यानी cot 30 डिग्री का मान अगर आप h कितना दिया है 692, यहाँ cot θ1 यानी कि cos 30 डिग्री माइनस cot 60 डिग्री कर दीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 692 इंटू cot 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है, और cos 60 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा √3, यानी कि 3 माइनस 1 2/√3, यानी 692 इंटू 2/√3। अगर इस √3 का वैल्यू हम क्या करते हैं, इस √3 का वैल्यू नीचे पुट कर देंगे, तो 692 गुना 2 से गुना करेंगे, ये आ जाएगा 1384/1.73। जब इसको भाग दीजिएगा तो ये आपका 800 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। एक ये तरीका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 कहता है कि x बराबर a sec थीटा प्लस b tan थीटा और y बराबर b sec थीटा प्लस a tan थीटा हो, तो x² माइनस y² का मान क्या हो जाएगा, x² माइनस y² का मान क्या। देखिए ये इस टाइप के प्रश्न एनटीपीसी में पूछे गए हैं। कभी भी a sec थीटा प्लस b tan थीटा का मान अगर c हो और b sec थीटा प्लस a tan थीटा का मान अगर d हो, तो ये a² माइनस b² बराबर होता है c² माइनस d²। इसको याद रखिएगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही समझिए, इसे डायरेक्ट ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। इस टाइप के प्रश्न एनटीपीसी में पूछे गए हैं कि a sec थीटा प्लस b tan थीटा का मान अगर c हो, तो b sec थीटा प्लस a tan थीटा का मान अगर d हो, तो a² माइनस b² बराबर c² माइनस
डी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ हमसे पूछा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी पहला का जो सेक का मल्टीपल है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि राहुल की आय उसके पिता की वर्तमान आयु से आधी है। राहुल की आय उसके पिता की वर्तमान आयु से आधी है, यानी कि राहुल अगर 1 साल का होगा तो पिता उसके कितने साल के होंगे, 2 साल के, आधा है तो 1:2, ठीक है। 15 साल पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु की 1/3 थी। कितना थी, 1/3 थी। तो 5 वर्ष बाद राहुल की आयु क्या होगी, देखिए अगर हमने मान लिया x माइनस 15 साल बट्टा 2x माइनस 15 साल, ये किस अनुपात में है, 1/3। गुना कीजिए 3x माइनस 45 बराबर 2x माइनस 15। ये x इधर आ जाएगा तो x, ये 45 उधर जाएगा तो 45 माइनस 15, यानी कि राहुल का उम्र कितना साल का है, 30 साल का हो गया। अगर राहुल का उम्र 30 साल हो गया तो 5 साल बाद कितना साल का हो जाएगा, 30 + 5 यानी कि 35 वर्ष का राहुल हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि x की पावर 4 प्लस 1 बटा x की पावर 4 का मान 727 हो तो x क्यूब माइनस 1 बटा x क्यूब का मान क्या होगा। देखिए जब भी अगर x की पावर 4 प्लस 1 बटा x की पावर 4 का मान a रहे, अगर हमसे पूछा जाए तो सबसे x क्यूब माइनस 1 बटा x क्यूब निकालने के लिए हमें x माइनस 1 बटा x का वैल्यू निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, अंडर रूट a प्लस 2 माइनस का 2, ठीक है। तो यहाँ से अंडर रूट 727 प्लस 2 माइनस 2 करेंगे तो 727 और 2 729। 729 किसका रूट होता है 27 का, तो ये हो जाएगा 27 माइनस 2 यानी कि अंडर रूट 25 यानी कि 5। जब x माइनस 1 बटा x का मान अगर a आ जाता है, हमसे x क्यूब माइनस 1 बटा x क्यूब पूछा जाता है तो क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a होता है। तो अगर a का मान हमारे पास 5 आ गया तो x क्यूब माइनस 1 बटा x क्यूब का मान क्या आ जाएगा, 5 का क्यूब प्लस 3 गुना 5 यानी 125 प्लस 15 यानी कि 140 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि एक त्रिभुज का सबसे बड़ा और दूसरा सबसे बड़ा कोण क्रमशः 4:3 है, यानी सबसे बड़ा यानी कि बिग और मिडिल का बीच वाले का अनुपात कितना है, 4:3 है। हमसे पूछा है, कह रहा है कि सबसे छोटा कोण सबसे बड़े कोण का आधा है, यानी सबसे बड़का कोण का आधा है, यानी कि 4 अनुपात है तो ये किस अनुपात में आ जाएगा, 2 अनुपात में। अब हमसे पूछ रहा है कि त्रिभुज के सबसे छोटे कोण और सबसे बड़े कोण के बीच का अंतर क्या होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 डिग्री होता है तो 4 3 7 9 9 रेशियो बराबर 180 डिग्री, तो एक रेशियो का मान क्या हो जाएगा, यानी कि 20 डिग्री। अब सबसे बड़ा और सबसे छोटे कोण के बीच का अंतर कितना है, यहाँ 4 है यहाँ 2 है तो 2 का अंतर है, तो 2 गुना 20 यानी कि 40 डिग्री का अंतर है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि नीचे दिए गए वितरण का समांतर माध्य 8.2 है तो ए का मान ज्ञात करें। हमारे पास क्या दिया है, xi का मान दिया है 1 3 5 9 11 और 13। यहाँ पे fi का मान दिया है 3 2 7 1 4 और 8, ये वैल्यू दिया है। हमको दिया है समांतर माध्य। माध्य बराबर क्या होता है, तो माध्य बराबर होता है समेशन ऑफ fx बट्टा समेशन ऑफ f, यही होता है। तो यहाँ क्या करेंगे, माध्य का मान कितना दिया है, 8.2 दिया हुआ है, 8.2 दिया हुआ है। अब 1 3 3 3 दूनी 6 7 5 35 9 गुना a, 9 a 11 चौक 44 11 चौक 44 प्लस
13 8 104 बट्टे जोड़ देंगे 3 2 5 7 5 12 12 8 20 20 4 24 यानी कि a प्लस 24 गुना करेंगे इसमें तो 8.2a प्लस 24 गुना 8.2 बराबर क्या हो जाएगा 6 3 9 15 35 35 41 41 3 44 44 44 88 88 और 104 यहाँ तो 9 ए रहेगा प्लस 88 और 104 कितना हो जाएगा 8 4 12 के 2 हाथ में 1 8 1 9 192 ठीक है। अब देखिए क्या होता है 24 को 8.2 से अगर गुना करेंगे तो 24 इंटू 82 बट्टा अगर 10 कर दें तो 2 5 10 2 से कट जाएगा 12 2 से कट जाएगा 12 ये कट जाएगा 5 दूनी 10 और 5 के 20 यानी 82 को 82 को अगर 2.4 से गुना करें तो 4 दूनी 8 8 चौके 32 2 दूनी 4 2 8 16 8 4 2 6 6 3 9 196.8। अब देखिए ये टोटल हो गया 196.8 196.8 ये हो गया। तो इस वाले 9a की तरफ इधर भेजेंगे तो 9a माइनस 8.2a बराबर ये हो जाएगा 196.8 माइनस 192 तो यहाँ से आ जाएगा 0.8a बराबर 196 में से 92 जाएगा कितना हो जाएगा यानी कि 4.8 तो a का मान क्या आ जाएगा 6 a का मान हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है यदि किसी जार में 4:1 के अनुपात में 2 द्रव ए और बी का मिश्रण है ए और बी का मिश्रण है 4:1 ठीक है। यदि मिश्रण में से 10 लीटर निकाल लिया जाए उसकी जगह 10 लीटर द्रव बी डाल दी जाए तो अनुपात बदल के देखिए अगर इसमें से 10 लीटर अगर आप निकाल भी लीजिएगा ना तो इसका अनुपात यही रहेगा जिस अनुपात में है वही अनुपात में अनुपात चेंज नहीं होगा। अगर मान लीजिए इसमें 4 लीटर पानी है 1 लीटर दूध है तो आप निकाल भी लीजिएगा ना 10 उसमें से रेशियो तो रेशियो कभी चेंज नहीं होगा उसी अनुपात में होगा। अब कह रहा है इसमें 10 लीटर और डाल दिया जाता है तो अनुपात क्या हो जाता है 2:3 में हो जाता है ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 है तो यहाँ भी 4 कर दीजिए ए को तो यहाँ 2 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ये 4:6 हो जाएगा। ए देखिए समान है बी चेंज हो रहा है ए से 6 हो जा रहा है 1 से 6 हो गया यानी कि 5 यूनिट बराबर क्या हो गया 10 का यहाँ पे गेम हो गया। अब देखिए ये क्या हो गया टोटल 5 यूनिट है तो ये 10 के बराबर हो गया और 10 लीटर जो पानी निकला था वो कितना हो गया टोटल अगर इन सभी को जोड़ देंगे तो कितना होगा 20 लीटर के। अब हमसे पूछा है ये क्या होगा अगर 5 यूनिट का वैल्यू 20 है 5 यूनिट का वैल्यू 20 है तो ये 1 यूनिट का वैल्यू 4 होगा तो 4 यूनिट का वैल्यू 16 होगा और 1 यूनिट का वैल्यू 4 होगा। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है ए का क्या मिश्रण है ए का कितना हो गया 16 हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि कौन सा परिमेय संख्या नहीं है जो रूट से बाहर आ जाएगा वो परिमेय है जो नहीं आएगा वो अपरिमेय संख्या नहीं है। ये देखिए ऑप्शन ए क्यूबिक रूट 64 ये बाहर आएगा क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। ये 27 ये क्या आ जाएगा 3 में बाहर आ जाएगा। ये देखिए 4 32 ये बाहर नहीं आएगा यानी कि ये परिमेय संख्या नहीं है तो सी हमारा परिमेय संख्या नहीं है। और 32 को भी देखिएगा तो ये बाहर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो परिमेय संख्या वो है जो रूट से बाहर आ गया वो परिमेय संख्या है जो नहीं आया वो परिमेय संख्या नहीं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि 3 घंटियां क्रमशः 15 20 और 30 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे प्रातः 11 बजे एक साथ बजे हैं तो वो आगे एक साथ कब बजेगी। सबसे पहले क्या कीजिए इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए 15 20 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा 5 दिया 15 5 के 20 5 6 30 एक बार और कट जाएगा 2 से 2 दूना 4 2 3 6 3 दूना 6 6 3 18 एक बार और कटेगा ये 3 से काट दीजिए 3 एकम 3 2 1
15 10 30 दूना 60, यानी एलसीएम क्या आ जाएगा 60। यानी कि ये 60 मिनट बाद फिर एक साथ बजेंगी। अगर ये 11 बजे बजी हैं तो अगला कब बजेंगी? 12 बजे दोपहर में। 11 बजे अगर एम में बजी हैं तो 1 घंटा बाद यानी 60 मिनट बाद फिर तीनों एक साथ बजेगी। तो 60 मिनट मतलब 1 घंटा, यानी कि 12 बजे दोपहर में ये फिर एक साथ बजेगी। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि दो व्यक्ति कुलदीप और अगरकर अलग अलग काम करते हुए क्रमशः 8 और 12 घंटे में एक खेत में लगी फसल को काट सकते हैं। वे एक एक घंटे की कार्य अवधि में वैकल्पिक रूप से काम करते हैं, जिसमें कुलदीप 9 AM से कार्य आरंभ करता है तो कटाई कब खत्म होगी? कुलदीप बाबू और अगरकर जी है, ठीक है। कुलदीप कितना घंटा में? 8 घंटा में करता है, ये 12 घंटा में। अगर इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 24 हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो क्षमता की बात करें, इफिशियंसी की बात करें तो 8 24/8 यानी ये 3 के इफिशियंसी से काम करेगा और ये किस 24/12 यानी कि 2 के इफिशियंसी से काम करेगा। लेकिन ये एक साथ काम नहीं करता है लोग। पहले कमल आता है, क्या नाम है, कुलदीप आता है, 1 घंटा काम करता है, 3 यूनिट काम करता है, चला जाता है। फिर अगरकर आता है, 1 यूनिट काम करता है, चला जाता है। अब देखिए ये 2 घंटा में कितना काम कर रहा है लोग? तो 5 काम कर रहा है। देखिए 2 घंटा में ये 5 काम कर रहा है लोग। टोटल काम हमको कितना करना है? 24 काम करना है, ठीक है। टोटल काम हमको 24 करना है। तो अगर हम यहाँ देखें 4 घंटा से गुना कर दें, 4 से गुना कर देंगे तो ये कितना घंटा हो गया? 8 घंटा में ये लोग कितना काम करेगा? तो 20 काम करेगा। बात को समझिएगा, 8 घंटा में 20 काम करेगा। फिर 9वां में कुलदीप आएगा, 1 घंटा काम करेगा, यानी कि प्लस 1 घंटा काम करेगा तो कितना यूनिट काम कर देगा? 3 यूनिट, यानी कि 9 घंटा में 23 काम हो गया। फिर ये अगरकर आएगा, ये 1 घंटा में 2 काम करता है, अब बचा 23 काम हो गया, बचा है कितना काम? 1 काम। तो आएगा अगरकर और आधा घंटा में यानी कि 30 मिनट में ये 1 काम कर देगा तो कितना काम हो गया? 24 काम। यानी कि टोटल 9 घंटा 30 मिनट लग रहा है इसे 24 काम करने में। अगर वो सुबह 9 बजे शुरू करता है, सुबह 9 बजे शुरू करता है तो ये 18:30 तक काम करेगा लोग, तब जाके ये 24 यूनिट ये लोग काम कर पाएगा। तो 18:30 यानी कि शाम का 6:30 में ये काम को खत्म कर देगा लोग। तो हमारा आंसर वही हो जाएगा 6:30 PM। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे दिए गए, क्वेश्चन नंबर 25, कि नीचे दिए गए चित्र में BC व D समांतर हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर तथा समलंब चतुर्भुज BCED का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है और D 14 सेंटीमीटर है। तो BC की लंबाई कितनी होगी? देखिए एक त्रिभुज यहाँ पे दिया गया है, ये त्रिभुज ABC और ये DE है। ये समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल दिया है, इसका क्षेत्रफल दिया है आपका 25 और इसका दिया है 24, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है BC का DE का लंबाई, सॉरी ये BC इसको दिया है और ये आपका DE दिया है, DE का मान दे दिया है 14 सेंटीमीटर और आपसे BC का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? ये होता है BC का स्क्वायर बट्टा DE का स्क्वायर, यानी इस त्रिभुज का आधार और इस त्रिभुज का आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना दिया है? 25 दिया है, ये रहा 25। लेकिन त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल देखा जाए, इस
का पूरा यानी कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो 25 प्लस 24, और हमारे पास BC का मान निकालना है तो BC स्क्वायर इसको रहने दीजिए, और DE स्क्वायर कितना है 14, यानी कि 14 का स्क्वायर। अब यहाँ आ गया 25/25 और 24 5 4 9 और 2 2 4 यानी कि 49 बराबर BC स्क्वायर बट्टा 14 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से अगर BC बट्टा 14 बराबर हम √25/49 इसे लिख सकते हैं, तो BC बट्टा 14 बराबर 5/7, 7 दूनी 14 और 2 पंचे 10, यानी कि BC का मान कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा BC का मान। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन C हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।